नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं डेली स्वैग का है और इसका टाइटल है पीएम मोदी बिकेम थर्ड टाइम पीएम ऑफ इंडिया, कांग्रेचुलेशन इंडिया। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई इस वीडियो में लोग क्या कह रहे हैं भाई भारत के इलेक्शंस के बारे में, पीएम मोदी के बारे में। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे पिछली 2 टर्म के बाद अब तीसरी टर्म में दोबारा से इलेक्ट होके आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके आने से दोबारा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या क्या लगता है कि पहल कौन करेगा सुलह के लिए? पहल का तो अभी नहीं पता, लेकिन ये है कि जो सवाल तो ये बनता है कि लफड़ा किसने शुरू किया। जिसने लफड़ा शुरू किया वो पहल करेगा, और पहल तो आपके यहाँ से लगातार हो रही है। बिजनेस कर लो, बिजनेस करना जरूरी है, मोदी जी सुन लो, हमें दरवाजे खोल देने चाहिए। भाई जिसने पंगे शुरू किए हैं पहल भी तो वही करेगा ना। तो पंगे तो पाकिस्तान ने शुरू किए और पहल भी पाकिस्तान कर रहा है। अब जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। जैसे हालात पहले थे वैसे ही चलेंगे, कोई खास तब्दीली तो नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनेशनली जब तक फोर्स नहीं होगा उस वक्त तक दोनों ममालिक एक दूसरे से बात मुश्किल ही करेंगे। जब इंटरनेशनली दोनों ममालिक के ऊपर ज़रा प्रेशर आएगा तो फिर ये आपस में बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। वैसे अपने मुल्क के लिए तो नरेंद्र मोदी बेहतर है, लेकिन मुसलमानों के हवाले से ज़रा उन्होंने सख्ती की हुई है, जिसकी वजह से उनको मेरा ख्याल है वोटों में भी ज़रा कमी हुई है, उनकी इस वक्त सीटें कम मिली हैं। तो मुसलमानों के ऊपर अगर करते तो क्या दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बनती इंडिया? कैसे 5वीं बड़ी मैशत तक पहुंचा है वो? क्योंकि उनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है ना, वो अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छी है। जो हुबल वतनी है उनकी, वो तो उनमें मुसलमान भी तो हैं। जी मुसलमान तो है, लेकिन बस वो कह लें कि एक दूसरे के मज़हब को शायद इतना नहीं वो पसंद करते, जिसकी वजह से जो कि शुरू से क्लैश तो चल ही रहा है। जी, पसंद आपने नहीं किया। आपने ये बात बोली कि हम मुसलमान हैं और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। आपने कहा कि हमें अपना मुल्क चाहिए, अलग मुल्क चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। हम मुसलमान हैं और 2 कौमी नजरिया, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। हिंदुओं ने नहीं कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हिंदुओं ने नहीं कहा कि हमें अपना अलग मुल्क चाहिए। आपने कहा, आप मुसलमानों ने कहा, आप मुसलमानों ने रिलीजन को बेस बनाया, आप मुसलमानों ने रिलीजन के बेस पर अलग देश लिया, आप मुसलमानों ने रिलीजन के बेस पर बंटवारा किया। क्या पाकिस्तान बनने से सैकड़ों साल पहले से हिंदू मुसलमान नहीं रह रहे थे? और क्या पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदू मुसलमान साथ में पिछले 76 साल से नहीं रह रहे हैं? आपके यहाँ नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ रह रहे हैं। आपने अपने यहाँ हिंदुओं को आपने मिटा डाला। आप बता दीजिए 1947 में कितने हिंदू वहां पर थे, कितने परसेंट, और आज कितने परसेंट वहां पे हिंदू बचे हैं? कितने मंदिर थे वहां पर, आज कितने मंदिर बचे हैं? और अगर आप असली मुसलमान हैं, कुरान को मानते हैं, कुरान को हाथ पर रखकर बोलिए कि भारत में कितने मुसलमान थे 1947 में, और इस समय मुसलमानों की आबादी कितनी है, और भारत में 1947 में यहाँ पर मस्जिदें कितनी हुआ करती थी और आज कितनी मस्जिदें हैं? और आप बात करते हैं कि जुल्म होता है मुसलमानों पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो मुल्क के लिए अवाम तो आपस में तो ठीक है। हाँ जी, अवाम ठीक है। तो अवाम भी अवाम चाहती है इंडियन लोगों से बातचीत हो, इंडियन लोग भी खुद भी चाहते हैं। इंडियन लोग आपस में भी ठीक है सर, जो दिखाया जाता है उसके बरक्स है सारी हकीकतें। हाँ जी, वो बरक्स है। वो सब बहुत आपस में तो उनका काफी अच्छा है, बड़े अच्छे रिलेशंस हैं हिंदुओं के मुसलमानों के साथ, सिखों के आपस में। वो तो जो भी सुनते हैं खबरों में यही पता लगता है। तो सर कैसे देखते हैं आपके, देखें एक पूरे 1 अरब जो 40 करोड़ की आबादी को वो लेके चल रहे हैं, आपस में कभी उनके इतने बड़े कोई इस तरह के छोटे मोटे घर के अंदर भी झगड़े हो जाते हैं, तो वहां पर हिंदू मुसलमान के भी हो जाते हैं। तो हमने मुल्क को अलहदा लिया, लेने के बाद हमने कहा कि बड़ा डेवलप करेंगे, तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, आज उसका बरक्स हो रहा है। तो वो तरक्की कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? हाँ जी बिल्कुल, वो तो तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं हमसे, क्योंकि हमारी बस इंटरनली कोई मसले मसाइल ऐसे चल रहे हैं कि जो आपस में हमारा इतना नहीं एक दूसरे के साथ पैचअप हो रहा सियासी जमातों का। लेकिन इंडिया में तो अपने मुल्क के लिए वो जमातें सही हैं, अपने मुल्क के हवाले से, क्योंकि उनमें हुबल वतनी है, शायद पाकिस्तानियों में अभी इतनी नहीं हुबल वतनी है। बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी के बारे में मजीद क्या जानते हैं, कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि जो तरक्की की हो, जो कि आप चाहते हो कि जिस तरह के उस बंदे ने वहां पर रोल किया और चीजें लेके आया मुल्क के अंदर, क्या आप भी इस तरह की चाहते हैं? कुछ पता उनकी पॉलिसीज का? वो अपने मुल्क के हवाले से हकीकत पसंद है मेरे ख्याल में।
जो है ना, उनको पता है कि जी वो खुद के हैं, वो अपने इंटरव्यू में लोगों को बताते हैं कि जी मैं चाय बनाता था। अभी भी वो किसी फैमिली से मिलने जाए तो उन्हें बताते हैं, प्राउड से बताते हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं, शर्म से नहीं बताते। देखिए हर बंदा नीचे से ऊपर आता है, इसमें वो कोई शर्मा फख्र वाली बात होती है। उन लोगों में, मैंने आपको बताया ना कि उन लोगों में ये ज्यादा चीज है, पाकिस्तानियों में नहीं है। तो हम छुपाते हैं। पाकिस्तानी 9 दौलती हैं, वो कह लेंगे पुराने दौलती हैं। अच्छा, मतलब हम अभी नए नए अमीर हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे जो भी नए हुए हैं ना, वो ही काम पुराने कैसे अमीर है वो? नहीं, वो दिल के अमीर है ना। अच्छा, अगर देखा जाए तो लाहौर तो है ही सिखों का था, हिंदुओं का, यहाँ पर तो तब की चीजें बनी हुई है। अब ने नई क्या बनाई है चीजें हमने? हाँ, लाहौर के अंदर जब जो छोड़ के गए। तो कोई ऐसा तो कोई नहीं बताई, नहीं बनाई। जो मेरे ख्याल अभी भी उन्हीं के नाम से चीजें हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, हॉस्पिटल है पुराने जो उन्हीं के नाम से चल रहे हैं, गंगाराम मियो हॉस्पिटल और बड़े बड़े हॉस्पिटल जितने भी हैं। काबिश है, उसमें तो अल्लाह ताला उनको अजर देगा इसका ही, नो डाउट कि चाहे वो गैर मुस्लिम है, लेकिन फिर भी उन्होंने अगर इंसानियत के लिए काम किया तो वो उसको करेंगे। सर, आप पर्सनली कितना चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए, ट्रेड हो जाए हमारी? जी पर्सनली तो मैं तो काफ़ी चाहता हूँ, हमारी बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी चाहती है, क्योंकि ये पिछले दिनों हाँ। शहबाज शरीफ साहब से कराची में जब वो गए थे तो बिजनेस कम्युनिटी उन्होंने कहा था कि जी हमें आपस में ट्रेड करनी चाहिए। देखें, अगर हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे ही तो इंसान या मुल्क या कोई लोग तरक्की करते हैं। बहुत प्यारी बात की आपने। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान का और इंडिया का जो मसला है, जो कश्मीर का मसला, क्या ये सॉर्ट आउट होगा? अभी जो ट्रम्प आ रही है नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, क्या जिस तरह से चाइना हमारे मामलात के अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर वो बिलियन और डॉलर्स अपने लगा रहा है, चाइना और इंडिया के आपस में बनती नहीं है, क्या वो इन सबको देखते हुए क्या हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करेगा इंडिया? बेखैर उन्हें भी करने तो चाहिए। कश्मीर के मसले को बाहमी रजामंदी से, या जो भी 1948 में यूएनओ के चार्टर के मुताबिक हुआ था, इसको तय करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के भी अपने राइट्स हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जी आप लोग क्या चाहते हैं। उसके मुताबिक हर इंसान को आज़ादी होनी चाहिए। और जो इसमें सर उन्होंने तो 370 का फिर बलूचिस्तान के लोगों से भी पूछना चाहिए भाई, वहां पर तो कश्मीर से पहले आजादी की जंग चल रही है और वहां पर तो खूनम खान हो रहा है अभी भी। बलूचिस्तान के लोग चाहते नहीं है पाकिस्तान के साथ रहना, और ये तो पूरी दुनिया में साबित है और डॉक्यूमेंटेड है कि भाई बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज गई और उसने कब्जा किया। कश्मीर पर भारत ने कब्जा किया, इसका कोई एविडेंस नहीं है, आपके कहने से नहीं होता है। इदारे एविडेंस मांगते हैं, एविडेंस बताओ। तो बलूचिस्तान पर कब्जे का एविडेंस है, समझे? तो रायशुमारी तो वहां भी होनी चाहिए, हर इंसान को हक है। का आर्टिकल के बाद तो अपने नाम कर लिया ना कश्मीर, पूरे इंडिया से जोड़ लिया। अब हमें भी अपने नाम कर लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को ना। सर यहाँ पर क्या कश्मीरी चाहते हैं कि हमारे साथ हो? चाहते हैं तो इतनी देर से बैठे हुए ना साथ। सर वो तो कहते ही नहीं है, वो तो जब आप चले जाएं वो कहते हैं पाकिस्तान से आए ये। जी जी, वो तो कराची में जाए तो वो यही कहते हैं पंजाब से आए हैं। नहीं, पाकिस्तान और पंजाब में तो डिफरेंस है ना। पंजाब तो पाकिस्तान में ही आता, वो कहते हैं कि भाई ये पाकिस्तान से आया, आप किसी भी कोने चले जाएं। नहीं, मिलजुल के वैसे तो सबको रहना चाहिए, सारे सूबों को अपना हक मिलना चाहिए। कश्मीरियों का भी जो है, उनकी भी जो भी जायज़ ज़रूरियात हैं या जायज़ बातें वो माननी चाहिए, ताकि फिर ही एक किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना, कुछ हम उनका माने कुछ वो हमारी मानेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मामला चल जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। नाम आपका? मोहम्मद इदरीस। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जबरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी थर्ड टर्म चल रहे हैं, इलेक्शन के हो गए हैं। आज नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा थर्ड टर्म में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या समझते हैं कि वो आने से क्या कश्मीर का मसला हल होगा, क्या ट्रेड होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, क्या ये मसले मसाइल जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगे या नहीं? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत बेहतर चीज़ है, क्योंकि अच्छा। उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर बहुत काम किया इंडिया के लिए, उनको बहुत ज़्यादा सर्व किया, उनकी आवाम बहुत ज़्यादा उनसे सेटिस्फाइड है। जहाँ तक पाकिस्तान और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके इश्यूज की बात है, ये सेम ऐसे ही चलते रहेंगे। अच्छा। साहब के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों साइड से ये चीज़ होती है। सही बात है, एक तरफ से नहीं अगर होती। हम लोग कदम नहीं बढ़ाएंगे और वो लोग कदम नहीं बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। सही बात किया वो आपने। अपनी जगह पे कायम है, हम अपनी जगह पे कायम है, तो मसले वहाँ पे ही रहेंगे। लेकिन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप क्या काम करते हैं? मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जॉब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं। तो क्या हालात देख रहे हैं इकोनॉमी के? पहले इकोनॉमी की बात करेंगे। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर जो बाहर से करते हैं वो इंडिया के साथ अगर ट्रेड कर लें तो आपसे बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता।
बताएं जरा। देखिए ये एक स्ट्रेटजी है कि इंडिया को हम किसी तरीके से एक एग्रेशन शो कर सकें कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं हम उसके अगेंस्ट हैं। ट्रेड हमने रोक दिया है, लेकिन ट्रेड के रुकने से हमारी इंडस्ट्री और हमारी इकॉनमी पे डायरेक्टली इससे इम्पैक्ट आया है कि हम इंडिया से बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो इंपोर्ट करते हैं। हमारे रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री सारी जो है इंडिया से इंपोर्ट करती है। सही बात है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ट्रेड खोली जाए या ना खोली जाए, बट एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो ट्रेड बहरहाल होनी चाहिए। हम अपने नेबर्स के साथ ट्रेड खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। सेकेंडली जहाँ तक इकॉनमी में पाकिस्तान को अब वाकई लिटरली एक्सपोर्ट में आना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के बगैर हमारी ना तो सर्वाइवल है और ना ही ये पॉसिबल हो सकती है। एंड थैंक गॉड के इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात को समझना शुरू हो गए हैं, बट अभी भी पेस स्लो है। जब तक इंडस्ट्री एक्सपोर्ट नहीं करेगी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर आपको इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, क्या हमारे ताजिर हज़रात ने भी लास्ट टाइम कहा था कि भाई हमें ट्रेड करनी है इंडिया के साथ, गवर्नमेंट को भी उन्होंने अपील की थी कि भाई ट्रेड करें, खबर से आपने सुनी होगी वो खबर, आशना होंगे उससे, उसका क्या सिनेरियोज हैं इस खबर के बारे में? देखिए ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बिजनेस में होता है, उसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के साथ नहीं होता। वो बिजनेस करना चाहता है, वो पाकिस्तान में रेवेन्यू लाना चाह रहा है। मैंने जिस तरह बताया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेस करती है रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल हम मोस्टली अपने नेबरिंग कंट्री से लेते हैं। अगर रॉ मटेरियल हमें दूसरे कंट्री से लेना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई होती है। अच्छा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी तो हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिव नहीं रहेगी ग्लोबल मार्केट के अंदर। तो मेरा यही कंसर्न है कि इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि इंडिया के साथ ट्रेड के अलावा किसी डिस्प्यूट पे टेबल टॉक की जाए, ट्रेड को डायरेक्टली हर्ट ना किया जाए। बिल्कुल सर, जिस तरह से उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ है, पूरी दुनिया के अंदर दूसरे बड़े मार्केट है वो, अगर हम गाड़ियां जापान से इंपोर्ट करने के बजाय, जर्मनी से इंपोर्ट करने के बजाय डायरेक्ट उनकी जो टाटा और महिंद्रा की गाड़ी कार्स चलती हैं, अगर ट्रेड कर ले तो आपको नहीं लगता सस्ते पड़ जाएंगी और आवाम को, हर एक के पास जिसके पास बाइक है वो गाड़ी भी अफोर्ड कर सकता है? मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। इंपोर्ट तो बहरहाल गाड़ियों में फिनिश फॉर्म में गाड़ियों की इंपोर्ट वो अलाउ नहीं होनी चाहिए। हमारी लोकल इंडस्ट्री है, मतलब वो यहाँ पर आके वो लगाए। ये चीज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, हमें इन्वेस्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना चाहिए कि पाकिस्तान में आए और इंडस्ट्री लगाएं। बिल्कुल बड़ी बात। पिछले 5-10 सालों में आपने देखा कि कुछ नए ब्रांड्स में पाकिस्तान में आए और उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की, बट इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। क्वांटम ज़्यादा करेंगे तो लोकली हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। बिल्कुल सही। आखिरी क्वेश्चन आपसे, उसके बाद आपको इजाजत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट का मसले का हल किस चीज में है, किस बात पर इन दोनों मुल्कों के आपस में बैठकर बात हो सकती है, कौन सा अच्छा मौका होगा या वक्त होगा, किस चीज पर बैठेंगे? टेबल टॉक इज द ओनली सॉल्यूशन। ना इसका सॉल्यूशन जंग है, ना इसका सॉल्यूशन सैंक्शंस है, ना इसका सॉल्यूशन एम्बार्गो है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ इसका टेबल टॉक सॉल्यूशन है। इकोनॉमिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को, पॉलिटिशियंस को बैठना चाहिए। हमें अपनी पॉलिसीज को सस्टेन करना है। अगर हम आज इंडिया के साथ ट्रेड बंद करते हैं और 5 साल के बाद फिर खोल देते हैं और फिर हमने बंद करनी है, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। हमें अपनी पॉलिसीज को कम से कम 10 और 20 साल के लिए डेवलप करना चाहिए। जबरदस्त है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे नेबरिंग कंट्रीज में 50-50 साल का विजन चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल, अभी वो एक 60 साल का विजन बनाया बैठा हुआ भाई। तो हम लोग 5 साल के लिए भी पॉलिसीज को सस्टेन नहीं कर पा रहे। अच्छी है, बुरी है, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेरी नाइस टॉक विद यू ब्रो, थैंक यू। चलिए, कम से कम ये सुलझे हुए पाकिस्तानी थे, इन्होंने सुलझी हुई बातें करी, फैक्चुअल बातें करी है, कोई हवाई बातें नहीं की। उनको रियलिटी पता है, ग्राउंड की असलियत पता है। उनको ये भी पता है कि भारत के साथ ट्रेड बंद करना गलती थी, भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों को नॉर्मली ये बातें समझ में नहीं आती। पाकिस्तानियों को लगता है यार भारत हमारा दुश्मन है, हमारी जूते की नोक के नीचे, हम कुछ नहीं करेंगे जो उसके साथ। लेकिन अरे पाकिस्तानियों, उसका असर देखो क्या हो रहा है। भूखों मर रहे हो तुम लोग, सब्जियों की भूख, आटे की भूख, बाकी चीजों की भूख। अगर जरा भी तुम्हारे हुक्मरानों में और तुम लोगों में दिमाग होता, जरा भी, तो 76 साल से अगर तुमने भारत के साथ दोस्ती की होती ना, जंग न थोपी होती हम पर, चार बार अटैक न किया होता, ये प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ न छड़ी होती, तो आज पाकिस्तान एक बहुत बेहतर मुल्क होता। आज पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी होती, आज पाकिस्तानियों की इज्जत बहुत अच्छी होती। आप सोचो 76 ईयर्स में आपने क्या गंवाया है। हमसे नफरत के चक्कर में, हमसे दुश्मनी के चक्कर में, हिंदुओं से नफरत और दुश्मनी के चक्कर में आपको आइडिया नहीं है कि आपने क्या क्या गंवाया है। और जब तक आइडिया होगा, आप उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है, वो ठीक नहीं की जा सकती, इतना यकीन रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद फहीम। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ स्पेशल एजुकेशन में। जबरदस्त। स्पेशल एजुकेशन कौन सी होती है?
स्पेशल एजुकेशन ये असल में 5 कैटेगरीज होते हैं, जिनमें ब्लाइंड बच्चे होते हैं, गूंगे बहरे बच्चे ओके होते ओके 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 ओके, मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया। बात करने का पर्पस ये है कि अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शन जीत गए हैं नरेंद्र मोदी, थर्ड टर्म उनकी चल रही है। पहले टर्म में उन्होंने बड़े जो ऐसे काम कर दिए जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। क्या समझते हैं कि आप उन कामों में एक ऐड ये काम हो जाएगा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या नहीं? हैं। लेकिन ये तो हमारी हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। जी तो जैसे ये चाहेंगे वैसे ही होगा। अगर वो ये अपने मामलात एक दूसरे के साथ ठीक करना चाहेंगे तो ये मामलात भी ठीक हो जाएंगे। अगर ये रहेंगे कि जी कश्मीर हमने लेना है तो बस हमने जंग करनी है, तो साथ ज़रा फिर वही एक कशीदगी और वही हमारी मैशत तो पहले ही ज़ीरो पे है, बल्कि माइनस में मैं कहूँगा इसको। तो साथ ज़रा सर ये हुकूमती लेवल की जो फरमाइशें हैं ये मुकम्मल करेंगे अपनी जहानत के तौर पर, क्योंकि देखें सियासत जो है वो एक ऐसी टर्म है जिसको आप लेके अपने आप को बूस्ट अप भी कर सकते हो और डाउनफॉल भी कर सकते हो। बिल्कुल तो सही। ये तो डिपेंड करता है कि जो हमारे आला जो कदरें हैं, इक़्तिदार वाले लोग हैं, वो कर सकते हैं, जो चाहे वही हो सकता है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से आपने देखा कि जब 2016 के अंदर जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के पास नरेंद्र मोदी चल के खुद आए थे उनकी बेटी की शादी में, तो क्या इसी तरह के आने जाने लगे रहे? अगर ट्रेड के बारे में बात की, जिस तरह से हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने कहा था कि भाई अगर मुल्क को चलाना तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या वाकई में वो जरूरी है इंडिया में ट्रेड करना उनसे? देखिए वो एक अलग मैटर है, बिजनेस का एक अलग मैटर है। आप अपना कारोबार चला रहे हो तो आपको सबके साथ डील करना पड़ेगा जी, अपने मामला। वो भी कर तो नहीं ना रहे वो। देखें वो ये है कि ये हमारे पाकिस्तान में भी तो यही है कि वो खुद से पीछे हट जाते हैं, कभी वो आगे रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं तो ये पीछे हट जाते हैं जी। तो बिजनेस कम्युनिटी में तो यही होता है कि आपने हर जगह पे हर बाजार में जाके खुद न कुछ कोशिश करनी होती है। आप देख लें कि जो भी बिजनेसमैन है वो अपनी जो पब्लिसिटी करता है, वो ऐड देता है, वो टीवी पे भी देता है, पैसे भी लगाता है, लोगों को भी बताता है, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करता है। साफ ज़ाहिर है कि अगर आप वो कोशिश करेंगे तो आपके ताल्लुकात बिजनेस लेवल पे तो अच्छे हो सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बात करें कि वो अपने मुल्क के लिए कैसे लीडर साबित हुए हैं, अगर पिछले 10 साल देखा जाए उनकी कारकर्दगी, तो इसके बारे में पाकिस्तानी क्या अपनी राय रखता है? देखिए वो अपनी मिनॉरिटीज़ के हवाले से तो बेहतर रह गए हैं, लेकिन वो उस मिनॉरिटी को लेके चले हैं। उन्होंने जो अक्सरियत है वहाँ पे मुसलमानों के हवाले से, तो वो बेहतर नहीं साबित हुए। जैसे कि देखें वो वहाँ पे बाबरी मस्जिद को देख लें। बाबरी मस्जिद उनकी सुप्रीम कोर्ट ने सर्च करने को कहा कि भाई इसके अंदर नीचे है क्या, और उन्होंने सर्च किया तो नीचे मंदिर निकला, तो उन्होंने कहा भाई उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिसका हक है उसको दिया जाए। देखें वो बात एक अलग लेवल की है कि जब पहले बनाई गई थी तो इनको पता नहीं था, पहले वो भी तो उनकी हुकूमत पहले बाबर के टाइम में बनाई गई ना। बाबर जब आया था तो आपको पता है कितने मंदिर मस्जिद के तोड़कर, वहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसका हक है उसको दे दिया जाए। लेकिन देखिए ना मुसलमानों के हवाले से तो इन्होंने वहाँ पे सारा सिस्टम खराब किया ना। जैसे कि अच्छा, मतलब बाबरी मस्जिद आप लोगों के दिलों में घुसी हुई है और बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। तो उससे पहले जो हमारा मंदिर टूटा और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनी, तो वो दिल में हमारे ना घुसी रहे, और उसके असल मालिक हम हैं। अपनी चीज दिखती है, दूसरे की चीज नहीं दिखती, यही तो गड़बड़ है। मेरा सवाल यह है कि अगर मस्जिद बनानी थी तो मंदिर ही क्यों तोड़कर बनानी थी और उसके ऊपर ही क्यों बनानी थी? आप बादशाह थे पूरे भारत के, आप उसके बगल में जमीन थी वहां बनवा लेते, जिस जमीन पर आप हाथ रख देते आप उसकी हो जाती, वहां पर मस्जिद बनवा देते। मंदिर तोड़कर ही मस्जिद क्यों बनानी थी भाई? सवाल तो ये है ना। तो वो जगह तो हमारी थी, आपने जबरन कब्जियाई, हमारी चीज को तोड़ा, जमींदोज किया, उसके ऊपर अपनी चीज बनाई, लेकिन वो चीज तो हमारी थी ना, हमने वापस ली और लड़के वापस ली, कोर्ट से ली, लॉ से ली, कानून से ली। मतलब 500 साल बाबरी मस्जिद रही, उसकी हुक है आपके अंदर, और 2000 साल से हमारा राम मंदिर वहां पे था, उसकी हुक हमारे अंदर ना रहे। आप यही कह रहे हैं ना? दिल पर हाथ रखकर कहिएगा। मुसलमानों को तो वहाँ पे मारा गया है, वहाँ पे जो भी आवाज हक बुलंद करता है उसको किस चीज की हक बुलंदी की आवाज? देखें कि मिनॉरिटी के कुछ हकूक होते हैं। हमारे यहाँ देख लें पाकिस्तान में मिनॉरिटीज को हक दिया जाता है। अच्छा, तो उनके लिए स्पेशल कोटा मुख्तस किया जाता है। ठीक है।
तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। इस सवाल का जवाब ऑडियंस देगी कि हमारे यहाँ पर भी कितने माइनॉरिटीज को उनके हकूक दिए जाते हैं, जितना को पड़ोसी मुल्क में दिए जाते हैं, क्या उसके बराबर दिए जाते हैं या उससे ज्यादा दिए जाते हैं? जी कंप्लीट करें। देखिए हम पूरे पाकिस्तान को फिर एक बार चैलेंज देता हूं, 25 करोड़ पाकिस्तानी हो, अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे यहां माइनॉरिटीज को ज्यादा हक है और हमारे यहां माइनॉरिटीज को कम हक है, चैनल बंद कर दूंगा, फिर कभी पाकिस्तान पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। किसी पाकिस्तानी माई के लाल में दम हो, यह साबित कर दो कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के पास ज्यादा अधिकार हैं भारत में मिलने वाले माइनॉरिटीज से। किसी माई के लाल में दम है पाकिस्तान में एक्सेप्ट करने के लिए? मैं तो जब आऊंगा ना तो सबूतों के साथ आऊंगा और ऐसा कपड़े फाड़ूंगा कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। याद रखना, मुंह ना खुलवाओ मेरा तो ज्यादा अच्छा है। और ये बात तुम लोग भी जानते हो कि माइनॉरिटीज को कितना हक मिला। कितनी सफाई से आप लोग झूठ बोलते हैं यार। आप ही दावा करते हैं कि हमारे मजहब में सिखाया जाता है कि हमें झूठ नहीं बोलना और हमें सच पर खड़े रहना है। कुरान पर हाथ रखकर कह दो कोई कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को सारे हक मिल रहे हैं और भारत में माइनॉरिटीज को हक नहीं मिल रहे हैं। है कोई लाइव आके करेगा ऐसा कोई? हमारे यहाँ तो एक हुकूमत ने एक कोटा मुख्तस कर दिया है हर जी। फील्ड में जी उनके हकूक के हवाले से, जी तो वो उनको प्रॉपर्ली दिए जाते हैं। बाहर के ममालिक में ये होता है कि जो जिस हुकूमत में आ जाता है, कोई मिनॉरिटी आ जाती है तो वो अपने ही लोगों को वो फेवर देते हैं, दूसरी जो अक़लियतें हैं उनको वो फेवर नहीं देते उसकी वजह से। तो बाहर के ममालिक की बात में हम इंडिया की बात करें, वहां पर फेवर नहीं मिलती मुसलमानों को? मोस्टली नहीं। सर अगर आप गूगल पर रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पता हिजाब चलेगा। के हवाले से आपने देखना यूनिवर्सिटी में कैसा है, उन्होंने हिजाब के मामले में सर पेपर के दौरान हमारे स्कूलों में भी हिजाब करके जाने के अलावा नहीं है। देखें, वो यूनिवर्सिटी में जाने की बात हो रही थी। बाज़ उनके जो लड़के बाहर खड़े होके जहाँ पर कुछ मिस चीजें फैलाई जाती है, मैं आपको उस चीज के बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा काम है कि आपको मैं सच बताऊं, उसके बाद आप इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। बुरखे पर पाबंदी नहीं है। जब आपके एग्जाम चल रहे हो या स्कूल्स के यूनिफॉर्म के अंदर जो स्कूल का यूनिफॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल के मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ प्राइवेट स्कूल था, वहां पे क्या होता था, लड़कियां बुरखा पहन के आती थी और स्कूल के अंदर आके स्कूल की चारदीवारी के अंदर जब आप दाखिल हो जाते हैं तो वहां पर स्कूल यूनिफॉर्म चलता है, तो वो बच्ची स्कूल का वो बुरखा उतार के स्कूल के यूनिफॉर्म में आती थी। पाकिस्तान में मुसलमान करे तो ये बात ठीक है, अगर कोई नॉन मुस्लिम करे तो ये मुझे लगता है कि हमारी बात बिल्कुल गलत है कि भाई हम उसके ऊपर अंगुलियां उठाते हैं कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। ये बात आपकी ठीक है। अगर रूल चलिए मुजम्मिल भाई, थैंक यू कि आपने चीज क्लियर की। और बिल्कुल यही बात है, रूल है यूनिवर्सिटी के भीतर। यूनिवर्सिटी के बाहर आप क्या पहनते हैं कोई रोक टोक पूरे भारत में कहीं नहीं है। आपको बुर्का पहनना है, आपको जूट के बोरे में बंद होकर जाना है, कोई रोक टोक नहीं है। जिसको जो मर्जी है वो करे। लेकिन यूनिवर्सिटी के भीतर, कॉलेज के भीतर, स्कूल के भीतर जब आप उसके कंपाउंड में आ जाते हैं, उसका एक डेकोरम है, उसका एक यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म आपको फॉलो करना पड़ेगा। और यही उस समय हुआ था, लेकिन इसको आप लोगों ने रिलीजन से जोड़ दिया और पता नहीं क्या क्या जोड़ा। खैर, इसकी सजा आप लोगों को ही मिलेगी, क्योंकि झूठ बोला आपने, प्रोपेगेंडा किया आपने, भुगतिए। लात या वहाँ पे बन चुके हैं तो उसको तो साफ ज़ाहिर है हर बंदे को फॉलो करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही चाहे बात, वो यूनिवर्सिटी हो, कोई इदारा हो, सही बात है, जो रूल्स बन चुके होते हैं उनको तो फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे ही जाते हुए किसी मुसलमान लड़की को पकड़ के छेड़ देना या उसका हाँ ये गलत है, ये गलत है, इसको कंडेम करना चाहिए कहीं पर भी हो। ये बस ये मसाइल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक नॉर्मली। और नाबालिग बच्चियों को 12 साल 13 साल की हिंदू बच्चियों को जबरन किडनैप करके कन्वर्ट करा देना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हर रोज पाकिस्तान से खबर आती है। अगर सच्चे मुसलमान हो, अपने प्रोफेट को मानते हो, तो जाकर तुम्हारे अखबार की खबरें आती हैं, पढ़ो उनको और उनके बारे में भी बोलो कि 12-13 साल की बच्चियां किडनैप क्यों की जाती हैं, उनको जबरन उनको इस्लाम कबूल क्यों करवाया जाता है डर दिखा के, क्यों उनकी शादी बुजुर्गों से कर दी जाती है। इस पर तो नहीं बोलोगे, वो जुल्म नहीं है, वो ठीक है। और भारत में बताओ कौन से मुसलमान बच्ची को उठाकर जबरन उसको हिंदू बना दिया गया है? एक खबर बता देना, एक सबूत दे दो।
कि किसी मुस्लिम बच्ची को 12-13 साल की बच्ची को जबरन उठाया गया हो और उसे हिंदू बना दिया गया हो। ये दोगलापन आप लोगों को तबाह कर रहा है, ये दोगलापन में भी देखा गया, यूनिवर्सिटी से हट के। बिल्कुल सही। तो सर इस तरह के वाकया तो देखें, चलें इस टॉपिक को रहने देते हैं, बात कहीं और चली जाएगी। अभी हम ट्रेड की बात कर रहे थे, पीस की बात कर रहे थे, तो ट्रेड अगर हो जाती है या पीस उनके साथ, बात कहीं और नहीं जाएगी, पाकिस्तान नंगा हो जाएगा, पाकिस्तान नंगा हो जाएगा फौरन। मुआहदा अगर हमारा हो जाता है कि यार चलो आने वाले फ्यूचर्स के अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छे मुस्तकबिल जिए, जंगों से बाहर निकल आए, कश्मीर का मामला सॉर्ट आउट हो जाए, क्या आप चाहते हैं कि पर्सनली कि यार इंडिया के साथ मामला सॉर्ट आउट हो जाए, हम भी उधर जाएं, वो भी हमारे पास आए, एक खुला फिजा का माहौल हो, ये जो हम अपने मतलब कि डिफेंस पे इतने लगा रहे हैं वो एजुकेशन पे लगाएं, वो हम तामीरात पे लगाएं, मुल्क को डेवलप करें, ये चाहते हैं आप? लेकिन बीइंग ए मुस्लिम और एक इंसान होने के नाते हर बंदा यही चाहता है कि अमन रहे, सुकून रहे, और हर मुल्क में इसी तरह का पीस का जो है पैगाम देना चाहिए और होना भी चाहिए। मैं तो पर्सनली यही कहूँगा कि अमन की जो फिजा है वो हर जगह पे होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इसको हंसी मुझे इसलिए आई कि जिस देश में 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, भाई बाकियों की तो बात ही नहीं कर रहा, जिनको डेजिग्नेट नहीं किया गया है, 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो बात कहता है कि जी अमन, और हम तो यही चाहते हैं बीइंग अ मुस्लिम, पहले उसने कहा बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ ह्यूमन इंसान। ये उस रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाला कहता है जिसके 1000 से ज्यादा आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली, 1000 से ज्यादा। वही बात कह रहा है कि हम तो जी अमन पसंद वाले लोग। ये उस देश का बंदा कह रहा है जिसके भीतर आए दिन बम धमाके हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं आए दिन, और करने वाले पाकिस्तानी हैं। वो कहता है कि जी हम तो अमन पसंद लोग हैं, अमन चाहते हैं। अगर आप सच बताऊं, अमन अगर आप चाहते ना तो आज आप प्रोग्रेस करके बहुत अच्छा देश बन चुके होते, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का नाम होता, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मिसाल दे रही होती अगर आप वाकई अमन चाहते तो। लेकिन दिक्कत यही कि आप अमन चाहते नहीं। नफरतें इतनी कूट कूट कर भर दी गई हैं आपके अंदर कि आप चाहकर भी अमन नहीं कर सकते। वो डीएनए में नफरत मिल चुकी है आपके, और आप समझना नहीं चाहते। सामने वाला कोई समझाना चाहता, आप समझते नहीं हैं, क्योंकि अफीम घोटी हुई है। क्योंकि अफीम का एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं क्योंकि अफीम एक ऐसी चीज है जो जिसके लोग आदी हो जाए ना, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही कहेगा जो एक बार उसने तय कर लिया है। सोचने समझने की शक्ति अफीम खत्म कर देती, इसलिए एग्जाम्पल देता हूं अफीम का। और आपने इस्लाम को अफीम की तरह घूट लिया और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। जिसमें मेरा फायदा है वही बात मानूंगा, जिसमें फायदा नहीं वो बात मानूंगा ही नहीं। कहा गया झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ नहीं बोलने से तो मेरा नुकसान होगा, तो मैं झूठ बोलूंगा। औरतों को बुरी नजर से नहीं देखो, लेकिन नहीं कैसे मेरी हवस शांत कैसे होगी, तो मैं ये नहीं मानूंगा, है कि नहीं। खैर, बढ़िया था वीडियो। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।